हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट तो इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेज संख्या 119 पर स्थित है प्रश्न कि क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श यानी कि छू करके यह एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है, बुखार है। तो क्या किसी को छू करके ही हम ये बता सकते हैं कि उसे बुखार है? उत्तर है नहीं। किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके यह एकदम सही नहीं आंका जा सकता है कि उसे ज्वर या बुखार है। उसके ज्वर का एकदम सही पता लगाने के लिए हमें तापमापी या फिर थर्मामीटर की सहायता से उसका ताप मापना पड़ेगा। आगे प्रश्न है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, हम यह कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर है किसी वस्तु का तापमान माप करके हम यह जान सकते हैं कि वह कितनी गर्म या ठंडी है। उसके तापमान को मापने के लिए हम तापमापी या फिर थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। आगे प्रश्न पेज संख्या 123 पर स्थित है कि क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा सा अधिक होता है? उत्तर है हाँ। छोटे बच्चों के शरीर का तापमान आमतौर पर वयस्कों की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उनके शरीर का सतही क्षेत्रफल उनके शरीर के वजन के सापेक्ष बड़ा होता है। प्रश्न 4, क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर की ताप की तुलना में कम होता है? उत्तर है हाँ। वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का तापमान स्वस्थ होने पर भी आमतौर पर युवा वयस्कों की तुलना में कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की चयापचय दर धीमी हो जाती है, यानी कि उपचयन और अपचयन की जो दर है वह धीमी हो जाती है, जिससे शरीर कम ऊर्जा उत्पन्न करता है और कम गर्मी पैदा करता है। प्रश्न 5, मैंने अपने एक मित्र को एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते हुए देखा है जो ताप का भिन्न मापक्रम पर पड़ता है। यह स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है। एक ही ताप को व्यक्त करने वाली इस संख्या में अंतर का क्या कारण है? उत्तर है कि वह तापमान को फ़ारेनहाइट यानी कि F पैमाने पर माप रहा है, सेल्सियस या C पैमाने पर नहीं। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस, C यानी सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य होता है, यानी कि अगर हम सेल्सियस पैमाने पर नापेंगे तो 37.0 डिग्री सेल्सियस होगा, और यदि हम फ़ारेनहाइट पैमाने पर नापेंगे, स्केल पर नापेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होगा, और ये दोनों आपस में बराबर है। अब पेज संख्या 125 पर स्थित प्रश्न है कि हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकते हैं? उत्तर है डॉक्टरी थर्मामीटर की सीमा के बाहर का तापमान मापने के लिए हमें प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप प्रश्न एक्टिविटी पर बेस्ड प्रश्न है और ये पेज संख्या 126 पर स्थित है। इसमें एक्टिविटी 7.3 है। प्रयोगशाला तापमापी कितना न्यूनतम ताप माप सकता है? इनकी सबसे कम कितना ताप है जो कि प्रयोगशाला तापमापी माप सकता है? तो उत्तर है -10 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला तापमापी कितना अधिकतम ताप माप सकता है? तो न्यूनतम तो हो गया -10 डिग्री, और अधिकतम कितना होता है? 110 डिग्री सेल्सियस अधिकतम ताप माप सकता है। अतः प्रयोगशाला तापमापी का परिसर है, यानी कि प्रयोगशाला तापमापी की न्यूनतम से लेकर के अधिकतम रेंज कितनी है? -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस इसका परिसर है, इसकी रेंज है। क्रियाकलाप 7.4 ये पेज संख्या 126 पर स्थित है। प्रयोगशाला तापमापी में दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना है? तो यहाँ पर देखिए ये प्रयोगशाला तापमापी दर्शाया गया है। अब हम इसमें किन्हीं भी दो बड़े चिन्हों के मध्य के ताप के अंतर को देखते हैं। तो वो दो बड़े चिन्ह देखिए 0 से लेकर के 10 भी हो सकता है, 10 से लेकर के 20 तक का भी हो सकता है,
और 20 से लेकर के 30 भी हो सकता है। तो कोई से भी दो बड़े चिन्ह हम ले सकते हैं। जैसे हमने लिया 10 से लेकर के 20 तक। तो अब इन दोनों के बीच के ताप का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े ताप में से छोटे ताप को माइनस कर देंगे। जैसे 20 ये बड़ा ताप है, माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री, यानी कि दोनों तापों का अंतर आ जाएगा 10 डिग्री। इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो उत्तर क्या होगा, यहाँ पर दो बड़े चिन्हों के मध्य का ताप का अंतर है 10 डिग्री सेल्सियस। आगे प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी में दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्हों के द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है। तो दो बड़े चिन्ह, तो देखिए कोई से भी दो बड़े चिन्ह ले सकते हैं हम, जैसे 10 से लेकर के 20 तक का, या फिर 20 से लेकर के 30 तक का, या फिर 0 से लेकर के 10 तक का भी भाग हो सकता है। तो इनके बीच में जो छोटे चिन्ह दर्शाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया 0 से लेकर के 10 तक। अब इसमें छोटे चिन्ह कितने हैं, इन्हें हम गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 0 से लेकर के 10 तक जो दो बड़े चिन्ह हैं, इनके मध्य में जो छोटे भाग हैं या छोटे चिन्ह हैं उनकी संख्या है 10। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 10। आगे प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी में एक छोटे भाग के द्वारा इंगित ताप कितना है। यानी कि 10 से लेकर के 20 तक 10 बड़ा चिन्ह है और 20 भी बड़ा चिन्ह है, लेकिन इनके बीच में छोटे चिन्हों की संख्या कितनी थी, 10 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक छोटा चिन्ह 1 डिग्री ताप के बराबर है। यानी कि 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12, 13, 14, 15, इस तरह 1-1 डिग्री ताप हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हर एक छोटा चिन्ह 1 डिग्री ताप को दर्शाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस ताप के बराबर है। आगे प्रश्न है, अतः प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम तापमान है। यानी कि सबसे कम तापमान कितना है जिसे पढ़ा जा सकता है। तो ये देखिए प्रयोगशाला तापमापी में -10 डिग्री तापमान सबसे अल्पतम तापमान है जिसे कि मापा जा सकता है। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग रिक्त स्थान होता है। अब इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, जो सही विकल्प है वह हमें चुनना है। क में है 98.6 डिग्री सेल्सियस, ख है 37.0 डिग्री सेल्सियस, ग है 32.0 डिग्री सेल्सियस और घ है 27.0 डिग्री सेल्सियस। तो सही विकल्प है ख, 37.0 डिग्री सेल्सियस। ये हम सेल्सियस में नाप रहे हैं, तो इसलिए कितना आएगा, 37.0 डिग्री सेल्सियस। ये स्वस्थ मानव शरीर का तापमान होता है। प्रश्न 2, 37 डिग्री सेल्सियस के समान ताप है। क विकल्प है 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ख है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ग है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और घ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही उत्तर है इसमें, सही विकल्प आएगा घ, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बराबर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनमें बीच में रिक्त स्थान है, तो हमें उचित शब्दों के द्वारा इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या है, किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके रिक्त स्थान से निर्धारित की जाती है। तो किस चीज से निर्धारित की जाती है, तापमान से निर्धारित की जाती है। यानी कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, यह हमें उसका तापमान देख करके पता चलता है। है हिमशीत जल का ताप रिक्त स्थान तापमापी के द्वारा नहीं मापा जा सकता है। यानी कि बर्फ के समान जो पानी होता है, इतना ठंडे पानी का ताप कौन सा तापमापी होता है जिसके द्वारा नहीं मापा जा सकता है। इसमें आएगा डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा नहीं नाप सकते हैं। ग है प्रश्न कि ताप का मात्रक डिग्री रिक्त स्थान है। तो ताप का मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न 4, प्राय प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है। क्या विकल्प है 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, ख है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, ग 32 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक और घ है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो सही विकल्प है ख,
-10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोगशाला तापमापी की मापन क्षमता होती है, मापन सीमा होती है। प्रश्न 5, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र 7.6 में दर्शाए अनुसार किया। किस विद्यार्थी ने ताप मापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई? अब यहाँ पे हम देखें चित्र 7.6 में ये 4 विद्यार्थी दे रखे हैं। अब हम एक एक विद्यार्थी का देखें कि किन विद्यार्थियों ने जल का ताप मापने के लिए सही प्रक्रिया को अपनाया। तो देखिए, प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा जल का ताप मापने का जो सही तरीका होता है उसमें क्या करते हैं, तापमापी को जल के पात्र के बिल्कुल बीचों बीच में रखा जाता है और वह किसी भी तरह से जल के पात्र के द्वारा स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कौन से विद्यार्थी ने इस तरीके को अपनाया है। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी 1 के द्वारा तापमापी को पात्र की सतह से स्पर्श किया जा रहा है। इसी तरह से विद्यार्थी 3 के द्वारा भी तापमापी को यहाँ पात्र के तले में से स्पर्श किया जा रहा है और विद्यार्थी 4 के द्वारा भी यहाँ पात्र की सतह से तापमापी को स्पर्श किया जा रहा है। तो ये तीनों तरीके, ये तीनों विधियों के द्वारा जल का तापमापन संभव नहीं है, यह प्रक्रिया संभव नहीं है। विद्यार्थी 2 के द्वारा देखिए, तापमापी को जल के बिल्कुल बीचों बीच रख करके और पात्र से कहीं पर भी इसको स्पर्श नहीं कराया जा रहा है। इसका मतलब विद्यार्थी 2 के द्वारा जल के मापन के लिए जो विधि अपनाई जा रही है वह बिल्कुल सही तरीका है। तो इसमें उत्तर होगा कि किस विद्यार्थी ने तापमापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई है, तो विद्यार्थी 2 ने सही विधि अपनाई है। तो इसमें ख विकल्प है कि विद्यार्थी 2 के द्वारा सही प्रक्रिया को अपनाया गया है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए तापमानों को तापमापियों चित्र 7.7 के आरेखों पर स्तंभों में लाल रंग भर करके दर्शाइए। और ये हमें 3 तापमापी दे रखे हैं और 3 ही हमें तापमान दे रखे हैं। तो इन तीनों तापमानों को हमें लाल रंग भर करके दर्शाना है कि ये तापमापी पर कहां पर अंकित होंगे। तो एक एक करके हम तापमान देखते हैं। तो देखिए, अब हमें दर्शाना है 14 डिग्री सेल्सियस तापमान को दर्शाना है। तो देखिए 14 स्टूडेंट, आपको पता है 10 से तो बाद में आता है और 20 से पहले आता है। तो यहाँ पर हम 2 बड़े चिन्ह ले लेंगे, एक 10 और एक 20। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो छोटे भाग हैं, छोटे चिन्ह हैं, उनको हम गिनेंगे कि कितने छोटे भागों में यह विभाजित है। तो देखिए 10 के बाद में 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 10 से लेकर के 20 तक के जो भाग हैं उनकी संख्या है 5। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक छोटे भाग, एक छोटा भाग 2 डिग्री तापमान को दर्शाएगा। 2 डिग्री तापमान उसकी वैल्यू है, यानी कि 10 के बाद में जो तापमान यह नापेगा वो कितना होगा, 12 होगा। 12 के बाद में यह नापेगा 14, उसके बाद में 16, उसके बाद में 18, फिर उसके बाद में 20, यानी कि 2-2 डिग्री बढ़ाता हुआ तापमान को मापने की इस तापमापी की क्षमता है। तो अब हमें नापना है 14 डिग्री सेल्सियस को। तो देखिए 14 डिग्री कहां पर आएगा। तो अब हमने ये देख लिया कि इसमें हर एक छोटा चिन्ह 2-2 डिग्री टेम्परेचर को बताएगा। तो ये हो गया 10, 10 के बाद में ये 12 और 12 के बाद में ये हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। और यही तापमान हमको दर्शाना है, 14 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको लाल रंग से भर करके दर्शाएंगे। इस प्रकार से इसे लाल रंग से भर देंगे। 14 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता हुआ ये तापमापी हो गया। अब है अगला तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अब हमें नापना है 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए 17 जो संख्या है ये 10 और 20 के बीच में आएगी, ये हमें पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बड़े चिन्ह 10 और 20 ले लेते हैं। अब इसके बाद में हमारा अगला काम क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो छोटे भाग हैं वह कितने हैं, कितने छोटे भागों में यह विभाजित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे भागों की संख्या को गिन लेते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि 10 से लेकर के 20 तक का जो भाग है यह 10 छोटे भागों में विभाजित है, यानी कि एक भाग की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को दर्शाती है।
यानी कि 10 के बाद में जैसे ही हम इस एक छोटे चिन्ह पर चलेंगे तो तापमान कितना हो जाएगा 11, और थोड़ा एक कदम आगे चलेंगे तो 12, फिर 13। यानी कि इस तापमापी के द्वारा एक एक डिग्री बढ़ते हुए तापमान को दर्शाने की क्षमता है। यदि हमें इसमें 10.5 डिग्री तापमान को नापना है तो यह तापमापी इस तापमान को नापने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसकी क्षमता एक एक डिग्री बढ़ा करके तापमान मापने की है। अब हमें नापना है 17 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 17 डिग्री कहाँ आएगा, तो 10, उसके बाद में 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16 और ये हो गया 17। तो यहां पर आ जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। और अब हम इसे लाल लाइन से भर देते हैं। तो इस प्रकार से ये लाल लाइन को यहाँ 17 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे और यहां तक इसको दर्शाएंगे, इस प्रकार से इसको भरेंगे। तो ये हो गया 17 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता हुआ तापमापी। अब है अगला 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को दर्शाना है इस तापमापी के ऊपर। तो देखिए इसे थोड़ा सा एनलार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तापमान है 7.5 डिग्री सेल्सियस। तो 7.5 ये संख्या किसके बीच में आएगी, 0 से लेकर के 10 के बीच में आएगी। यानी कि जो दो बड़े चिन्ह होंगे वो एक 0 होगा और दूसरा 10 होगा। तो चलिए 0 और 10 के बीच में अब इसको देखते हैं। तो ये 0 हो गई और ये 10 हो गया। अब हमें क्या करना है, 7.5 डिग्री तापमान को दर्शाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच में देखेंगे जो छोटे चिन्ह हैं उनकी संख्या कितनी है, कितने छोटे चिन्हों में यह विभाजित है। तो देखिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यानी कि ये 20 छोटे भागों में विभाजित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हर एक छोटे भाग की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.5 डिग्री ताप को दर्शाने की इसकी क्षमता है, इसकी वैल्यू है। यानी कि 0 के बाद में जैसे ही एक छोटा कदम चलेंगे तो 0.5 डिग्री तापमान को दर्शाएगा। उसके बाद में जैसे ही एक कदम और आगे चलेंगे तो 1 डिग्री तापमान को दर्शाएगा, और एक कदम आगे चलेंगे तो 1.5 डिग्री ताप को दर्शाएगा। इसका मतलब 0.5, 0.5 इस तरह से बढ़ते हुए तापक्रम को ये दर्शाता जाएगा। अब हमें चाहिए 7.5 डिग्री सेल्सियस ताप को दर्शाता हुआ। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, 0 के बाद में हम चलेंगे तो 0.5, उसके बाद 1 के बाद 1.5, फिर 2, 2.5, फिर 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, फिर 6, 6.5 और 7, 7 के बाद में ये हो गया 7.5। और यही तापमान हमें दर्शाना है 7.5 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से हम 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को तापमापी के ऊपर दर्शाएंगे। अब हम इसे लाल लाइन के द्वारा यहां तक भर देते हैं। तो अब इन तीनों तापमापी में हमें क्या पता चलता है कि पहले तापमापी के द्वारा तो हम 2-2 डिग्री के तापमान के अंतर को नाप सकते हैं। यानी कि पहले वाले तापमापी के द्वारा 17 डिग्री और 7.5 डिग्री इन दोनों तरह के तापमानों को नहीं मापा जा सकता है। दूसरे प्रकार के तापमापी के द्वारा 1-1 डिग्री तापमान बढ़ते हुए दिखाएगा। तो इसमें पहला तापमान 14 डिग्री वाला तापमान तो मापा जा सकता है, लेकिन 7.5 डिग्री तापमान को नहीं नापा जा सकता है। इसी तरह से जो तीसरा तापमापी है, इसके द्वारा हम 14 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस और 7.5 डिग्री सेल्सियस तीनों ही प्रकार के तापमानों को माप सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक छोटे भाग की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.5 डिग्री तक के तापमान को भी यह माप सकता है। तो तीसरे प्रकार के तापमापी के द्वारा हम
तीनों ही प्रकार के तापमानों को माप सकते हैं। प्रश्न 7, नीचे दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए तापमापी का भाग दिया गया है और हमें अब इसको देखना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखना है। क्या में प्रश्न है कि यह किस प्रकार का तापमापी है। तो यहाँ पर देखिए हमें देखने से पता चल रहा है कि यह प्रयोगशाला तापमापी है, तो इसमें हम लिखेंगे कि यह प्रयोगशाला तापमापी है। ख में प्रश्न है कि तापमापी का पाठ्यांक क्या है। तो तापमापी का पाठ्यांक हम कैसे निकालते हैं कि यह लाल लाइन जो बीच में हमें लाल रेखा दिख रही है, तो ये जिस भी नंबर पे आकर के रुकी रहती है, लगी रहती है, वह उस तापमापी का पाठ्यांक होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये लाल लाइन यहाँ तक आ रही है। अब हम इसको पढ़ के देख लेते हैं कि ये कितना नंबर आता है। तो जो नंबर आता है वही इस तापमापी का पाठ्यांक है। तो तापमापी का पाठ्यांक क्या है। तो अब देखिए हम इस पाठ्यांक को पढ़ लेते हैं। तो 20 के बाद में 21, 22, 23, 24, 25 और 26, क्योंकि ये लाल निशान यहाँ पर आकर के रुक रहा है। तो इस प्रकार से तापमापी का पाठ्यांक क्या हुआ, 26 डिग्री सेल्सियस। इस तापमापी के द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या है। तो देखिए सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम तापमान इस तापमापी के द्वारा कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 8, प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता है, इसका एक कारण दीजिए। उत्तर है, मानव शरीर का तापमान मापने के लिए डिजाइन किए गए डॉक्टरी तापमापी में एक संकरा मोड होता है, जो कि डॉक्टरी तापमापी को शरीर से बाहर निकाले जाने के बाद भी पारे को ऊपर ही स्थिर रहने देता है। यानी कि जो डॉक्टरी तापमापी होता है, जैसे कि हम यूज करते हैं थर्मामीटर, तो जब हम उससे हमारे मुंह में से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें पारा जिस भी निशान पर रहता है वो वहीं पर स्थिर रहता है, वह नीचे नहीं गिरता है, जिससे कि रीडिंग सही आती है। जबकि प्रयोगशाला तापमापी में यह संकरा मोड नहीं होता है, इसीलिए इस तापमापी को शरीर के बाहर निकालते ही पारे का स्तर बदल जाता है और रीडिंग सही नहीं आती है, रीडिंग गलत आती है। प्रश्न 9, वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा है, यानी कि 3 दिन के जो बुखार का तापमान है उसको रिकॉर्ड करके रखा है, जिसे कि तालिका 7.4 में दर्शाया गया है। अब देखिए ये तालिका है वैष्णवी के शरीर का तापमान। तो 3 दिन का शरीर के तापमान का रिकॉर्ड रखा गया है। तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, और अलग अलग समय के तापमान को रिकॉर्ड किया गया है, जैसे कि पूर्वाह्न 7 बजे, फिर पूर्वाह्न 10 बजे, फिर अपराह्न 1 बजे, दोपहर का 1 बजे का, अपराह्न 4 बजे का, सायं 7 बजे और रात्रि 10 बजे। तो इस प्रकार से पहले दिन का ये तापमान है कि 7 बजे का सुबह, फिर 10 बजे सुबह का, फिर 1 बजे का, 4 बजे का, 7 बजे का और 10 बजे का। तो ये विभिन्न तापमानों को तालिका के अंदर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से दूसरे दिन के तापमान को बताया है और इसी प्रकार से तीसरे दिन के तापमान को दर्शाया गया है। अब कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके हमें उत्तर देने हैं। क्या में प्रश्न है कि वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था। तो यहाँ पर देखें हम पहले, दूसरे और तीसरे दिन के रात्रि 10 बजे तक के पूरे तापमानों को अब हमें आपस में देखना है कि सबसे ज्यादा तापमान कब अंकित किया गया। तो जब हम इस तालिका को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि पहले दिन में सायं 7 बजे का जो तापमान नापा गया था 40.0 डिग्री सेल्सियस, तो ये सर्वाधिक तापमान था, तो लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में ख में प्रश्न है कि किस दिन और किस समय पर वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया था। तो किस दिन था, पहला दिन था, और किस समय था, 7 बजे थे, सायं 7 बजे, यानी कि शाम के 7 बज रहे थे, और पहला दिन था जब वैष्णवी को सबसे ज्यादा ताप या बुखार अंकित किया गया। तो पहले दिन सायं 7 बजे। आगे ग में प्रश्न है कि किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया। अब इसके लिए देखिए हम तालिका देखेंगे कि वैष्णवी का ताप कब सामान्य हो गया। तो यहाँ पर ये ताप को सेल्सियस में दर्शाया गया है। तो सेल्सियस में सामान्य ताप कितना होता है, 37.0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देखिए तीसरे दिन अपराह्न 4 बजे जब ताप को मापा गया तो कितना था, 37.0 डिग्री सेल्सियस। तो तीसरे दिन अपराह्न 4 बजे सामान्य ताप नापा गया। तो देखिए तीसरे दिन अपराह्न 4 बजे,
प्रश्न 10, यदि आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापना है तो नीचे दर्शाए गए तापमापियों में से कौन सा तापमापी उपयोग में लाएंगे, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र 7.9 में ये 3 तापमापी दे रखे हैं और इन 3 तापमापियों में हमें 22.5 डिग्री तापमान को नापना है और ये बताना है इसके लिए कौन सा तापमापी उपयुक्त है। तो देखिए हमारे तापमान में क्या है, 0.5 डिग्री भी है, यानी कि हमें एक ऐसा तापमापी चाहिए जो कि 0.5 डिग्री तक के तापमान को भी नाप सके। इस तरह का हमें तापमान चाहिए और इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो 2 बड़े चिन्ह हैं उनके जो बीच के भाग हैं वो कितने भागों में विभाजित है। यदि वे 5 भागों में विभाजित होंगे तो क्या होगा, एक भाग हो जाएगा 2 के बराबर, यानी कि एक भाग दर्शाएगा 2 डिग्री तापमान को, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार से 2 बड़े चिन्हों के बीच यदि वह 10 भागों में विभाजित है तब क्या होगा कि हर एक छोटा भाग, हर एक छोटा चिन्ह 1 डिग्री तापमान को दर्शाएगा, यानी कि वहां पर भी हमें 0.5 डिग्री के ताप को मापना संभव नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि 2 बड़े चिन्हों के बीच का जो भाग है यह 20 भागों में विभाजित होगा तब हमारा एक छोटा भाग 0.5 डिग्री के ताप को नापने में सक्षम होगा, क्योंकि एक छोटे भाग की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.5 के बराबर होगी। तो इसलिए हमें एक ऐसा तापमापी देखना होगा जिसमें जो 2 बड़े चिन्ह हैं उनके बीच में भागों की संख्या हो 20। तो जब हम कै तापमापी देखें, देखिए थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं, तो इसमें 2 बड़े चिन्ह हैं 10 और 20। अब इसके बीच में जो छोटे भाग हैं इनको हम गिनते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 भागों के बीच में विभाजित है। हर एक भाग कितने के बराबर है, 1 डिग्री ताप को दर्शाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 0.5 डिग्री के ताप को मापना संभव नहीं है, तो हम इस तापमापी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अब हम दूसरा तापमापी देखें, तो इसके लिए देखिए हम 20 से लेकर के 30 तक 2 बड़े चिन्ह लेते हैं, क्योंकि हमारा जो तापमान है वह कितना है, 22.5, तो यह 20 और 30 के बीच में आएगा। तो इसमें जब हम 20 और 30 2 बड़े चिन्हों के बीच में छोटे भागों की संख्या देखें तो क्या देखते हैं कि ये 20 भागों में विभाजित है। इसका मतलब हर एक छोटे चिन्ह 0.5 डिग्री ताप को दर्शाता है। हर एक छोटे जो चिन्ह है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.5 के बराबर है, यानी कि 20 के बाद में जैसे हम एक छोटे चिन्ह पे चलते हैं तो 20.5, उसके बाद में कितना आएगा, 21, फिर आएगा 21.5, यानी कि हम 0.5 इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये थर्मामीटर, ये तापमापी हमें 0.5 इस प्रकार से तापमान को बढ़ते हुए क्रम में दिखाएगा और यही हमें चाहिए, यही हमारा प्रश्न है। तो अब हम देखें कि हमारा 22.5 कहाँ पर अंकित होगा। तो देखिए ये बड़ी लाइन तो हो गई 20 की, उसके बाद जैसे छोटा आगे कदम चलेंगे तो 20.5, फिर 21, 21.5, फिर 22 और उसके बाद में जो छोटा चिन्ह है ये हो गया 22.5। इस प्रकार से हम इसको अंकित करेंगे और यहां पर ये जो लाल लाइन है इसको हम इस प्रकार से हम इसको लाल लाइन से यहां तक अंकित कर देंगे। तो ये हमारा टेम्परेचर हो गया 22.5 डिग्री सेल्सियस। अब हम तीसरे तापमापी को देखें, तो इसके लिए देखिए 20 से लेकर के 30 तक 2 बड़े चिन्ह ले लिए, इन दोनों के बीच में भागों की संख्या देखेंगे कितने भागों में विभाजित है, तो 1 2 3 4 5 भागों में विभाजित है। इसका मतलब हर एक छोटा भाग 2 डिग्री ताप को दर्शाएगा, यानी कि 20 के बाद हम सीधे 22 पर आएंगे। 21 डिग्री को या 21.5 को ये नहीं दर्शाएगा, 20.5 को ये नहीं दर्शाएगा, सीधे कितना 22, फिर 24, फिर 26, इस प्रकार से 2 के बढ़ते हुए क्रम में ये हमें ताप दर्शाएगा। तो इसलिए इस तापमापी का प्रयोग भी हम 22.5 डिग्री ताप को नापने के लिए नहीं कर पाएंगे। तो केवल जो दूसरे नंबर का बीच वाला जो तापमापी है इसका प्रयोग ही हम 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप को मापने के लिए करेंगे।
तो देखिए उत्तर में किस प्रकार से लिखेंगे कि 22.5 डिग्री ताप को मापने के लिए हम तापमापी ख का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर निशान लगे हुए हैं, अर्थात 20.0 डिग्री सेल्सियस के बाद में पहला निशान 0.5 डिग्री सेल्सियस के बाद, अर्थात जब 20 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 20.5 डिग्री सेल्सियस पर लगे हुए हैं। प्रश्न 11, चित्र 7.10 में दिखाए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप है। तो यहाँ पर ये देखिए चित्र 7.10 है और इसमें दर्शाया गया ताप हमें बताना है। तो किस प्रकार से देखते हैं कि ये लाल लाइन जो बीच में जा रही है, ये पारे की लाइन होती है, तो ये जहां पर भी आकर के रुकती है, जिस संख्या पर भी आकर के रुकती है, वही उस तापमापी के द्वारा दर्शाया गया ताप होता है। तो अब देखिए हम इसको गिनते चलते हैं। 25 के बाद में जैसे एक छोटे चिन्ह पे चलेंगे तो 25.5, फिर 26, 26.5, 27, 27.5। यहाँ पर देखिए ये लाल निशान आ रहा है 27.5 पर। तो तापमापी में दर्शाया गया ताप कितना है, यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं। क में है 28.0 डिग्री सेल्सियस, ख में 27.5 डिग्री सेल्सियस, ग है 26.5 डिग्री सेल्सियस और घ है 25.3 डिग्री सेल्सियस। तो सही विकल्प है ख 27.5 डिग्री सेल्सियस। और ये किस प्रकार से आएगा, इसका भी उत्तर हमने समझ लिया। प्रश्न 12, किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे कि कुल तापमान की सीमा 100 डिग्री सेल्सियस में से -0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के कुल भागों की संख्या कितनी है, 50 है। तो यह जानने के लिए कि प्रत्येक जो भाग है कितने तापमान के बराबर है, तो कुल तापमान की सीमा को उसके कुल भागों की संख्या से विभाजित कर देंगे। तो एक भाग का यानी कि एक छोटे भाग का तापमान नापने के लिए कुल तापमान की सीमा कितनी है, कुल तापमान की सीमा 100 डिग्री सेल्सियस। और कुल भाग कितने हैं, कितने भागों में विभाजित है, 50 भागों में विभाजित है। तो एक भाग का तापमान हम निकाल लेंगे। तो एक भाग का तापमान कितना आएगा, 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक जो छोटा भाग है वह 2 डिग्री सेल्सियस ताप को मापेगा। प्रश्न 13, किसी तापमापी का स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम भाग 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। आप केवल 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम एक तापमापी बनाएंगे। तो पहले तो हम एक इस प्रकार से थर्मामीटर या तापमापी बनाएंगे और हमें जो स्केल लेनी है वह 10 से लेकर के 20 तक ही हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप को मापना है। तो अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि 2 बड़े चिन्ह तो हो गए 10 और 20। अब इनके बीच में भागों की संख्या हम इस प्रकार से करें कि हर एक छोटा भाग 0.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो, 0.5 डिग्री सेल्सियस को दर्शाए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 2 बड़े चिन्हों के बीच के भाग को हम 20 बराबर भागों में बांट देंगे, यानी कि 10 से लेकर के 20 तक का जो एरिया है, जो भाग है, इसको हम 20 छोटे छोटे भागों में बांट देंगे। तो हर एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 के बराबर हो जाएगी। यानी कि 10 से जैसे ही हम आगे चलेंगे एक छोटा कदम तो 10.5, फिर 11, उसके बाद में 11.5, फिर 12, फिर 12.5, यानी कि हम 0.5, 0.5 इस प्रकार से आगे तापमान को नापते चले जाएंगे। तो न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री ताप को हम इसमें नाप सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे कि 2 बड़े चिन्हों यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य में छोटे चिन्हों के द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या 20 होने पर किसी भी तापमापी का स्केल न्यूनतम भाग 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापेगा। तो इस तरह से हम एक तापमापी का स्केल बनाएंगे। प्रश्न 14, कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है, क्या उसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है अथवा फ़ारेनहाइट स्केल से। तो ताप को मापने के लिए 2 स्केल होते हैं, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। तो 101 डिग्री ज्वर है तो इसका मतलब क्या है कि उसका तात्पर्य फ़ारेनहाइट स्केल से है। सेल्सियस स्केल पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इतने टेम्परेचर पर कोई जीवित नहीं रह सकता है।
तो उस व्यक्ति का तात्पर्य क्या है कि वह अपने तापमान को फ़ारेनहाइट स्केल पर बता रहा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने अध्याय 7 में अंदर पाठ के अंदर जितनी भी एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न थे और पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न थे उन सभी के उत्तर को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में अध्याय 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।